हेलो 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 एवरीवन, दिस इज सीए प्रदीप उदासी और आज हम करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन लॉ के थर्ड चैप्टर जो कि है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 3 का रिवीजन। तो ये यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। चलो, सबसे पहले इसमें पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आता है पासिंग ऑफ रिस्क, फिर आता है सेल बाय नॉन ओनर, फिर आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो एक एक पार्ट में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहले वीडियो में हमने देखा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स। ठीक है, प्रॉपर्टी यानी जनरल प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप ऑफ गुड्स। ठीक है, तो रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स पासेस टू बायर विद पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। हमें ये पता लगाना जरूरी क्यों है कि प्रॉपर्टी एट व्हाट टाइम प्रॉपर्टी पासेस, मतलब सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन में जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर के पास कब ट्रांसफर होती है, कौन से टाइम पे, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर हो जाती है। अब ये पता लगाना जरूरी क्यों है ये देखते हैं। 3 पॉइंट्स दिए हुए इसमें। सबसे पहले कि रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो लॉस और डैमेज की जो रिस्क है वो भी प्रॉपर्टी के साथ साथ सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होती है। कुछ एक्सट्रीम केसेस के डिफरेंट एक्सेप्शन है वो हम पढ़ेंगे, बट नॉर्मली जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो रिस्क भी ट्रांसफर होती है। तो ये पता लगाना जरूरी है कि लॉस और डैमेज होते वक्त उस प्रॉपर्टी में किसका रिस्क था, यानी उस गुड्स में किसकी ओनरशिप थी, किसकी ओनरशिप थी मतलब किसका रिस्क था। ठीक है, तो जिसका रिस्क था उस क्या बोलते हैं पार्टी का लॉस होगा। सेकेंड पॉइंट है लॉस और थेफ्ट बाय थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी अगर आपके गुड्स को नुकसान पहुंचाए किसी भी प्रकार से, तो जो एट द टाइम ऑफ लॉस ओनर होगा वही क्या कर पाएगा, एक्शन ले पाएगा अगेंस्ट द पर्सन हु हैज कॉज्ड लॉस ऑफ गुड्स। ठीक है, किसी भी इंसान ने लॉस किया या थेफ्ट किया हमारे गुड्स का, तो उसके ऊपर एक्शन कौन ले सकता है, जो गुड्स का ओनर होगा एट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो लॉस हुआ। तो बायर ओनर है कि सेलर ओनर है, वो पता लगाने के लिए हमें पता लगाना पड़ता है कि प्रॉपर्टी कब सेलर से बायर में पास हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जब सेलर से बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी उसके बाद ही सेलर के पास ये राइट आता है टू स्यू द बायर फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बायर को गुड्स के लिए, प्राइस ऑफ गुड्स के लिए केस कब किया जा सकता है, यानी सेलर बायर से लीगली पैसा कब मांग सकता है, स्यू कब कर सकता है पैसा ना मिलने की वजह से, जब उसकी प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर हो गई हो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें डिटरमाइन करने के लिए हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि सेलर से बायर के पास गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है। चलो, तो व्हेन प्रॉपर्टी पासेस टू बायर, अब इसमें 3 केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स के ट्रांजेक्शन में क्या होता है, अनअसर्टेन गुड्स के ट्रांजेक्शन में क्या होता है, और तीसरा एक चीज है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, वो हम देखेंगे क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं स्पेसिफिक गुड्स में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। सबसे पहले सेक्शन 19 बताता है स्पेसिफिक गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है व्हेन इंटेंडेड बाय द पार्टीज, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से जब ये इंटेंशन समझ में आ रही है कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, उस वक्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अब वो इंटेंशन कैसे समझेंगे, दिस इंटेंशन इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के बेसिस पे, पार्टीज का कंडक्ट क्या है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, और उस केस के क्या सर्कमस्टेंसेस है उस पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी। ठीक है, और एक और बात क्या कहते हैं, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, रेफर सेक्शन 20, 21, 22 टू डिटरमाइन इंटेंशन इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। ये जो इंटेंशन की बात कही है ये डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 में जो दिया हुआ है उस बातों को मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिख लिया तो ठीक है, पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं पता चल रही तो फिर सेक्शन 20, 21, 22 को देखा जाएगा और वहां से इंटेंशन पता लगाई जाएगी। ठीक है, अब ये बात कह दी तो समझ लेते हैं हमारे स्पेसिफिक गुड्स के लिए सेक्शन 20 क्या बोलता है। सिचुएशन दी हुई है और लास्ट में ये बताया गया है सेकंड कॉलम में कि प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर व्हेन, यानी कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। सेक्शन 20 क्या बोलता है, सेक्शन 20 बोलता है कि स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है किसका, स्पेसिफिक गुड्स का, यानी गुड्स आर आइडेंटिफाइड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है, गुड्स आर आइडेंटिफाइड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इसका मतलब ये स्पेसिफिक गुड्स है। दूसरा डिलीवरेबल स्टेट, यानी गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, जो भी गुड्स में डिलीवरी के लिए करना था वो सब सेलर ने कर दिया है और गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी है, तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल है, अभी कोई फुलफिल करने के लिए कंडीशन बची नहीं रह गई कि ये पूरा होगा तभी सेल होगी, नहीं, सेल अनकंडीशनल है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो सेक्शन 20 के अंडर फॉल करेगा। और ये इंटेंशन कब मानी जाएगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने की, इंटेंशन मानी जाएगी
व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ठीक है, डिलीवरी कब होती है वो उस पर मतलब नहीं है, टाइम ऑफ पेमेंट क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर सेल स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में रेडी है यानी रेडी फॉर डिलीवरी है, और सेल का कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल है, अभी कोई कंडीशन फुलफिल करना बाकी नहीं है टू डिटरमाइन कि सेल होगी कि नहीं होगी, सेल कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल होने ही वाली है, तो इस केस में प्रॉपर्टी पास होने की इंटेंशन क्या बताई जाएगी, प्रॉपर्टी पास होने की इंटेंशन मानी जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया तभी प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। अब डिलीवरी नहीं हुई, हाँ चलेगा, पेमेंट अभी नहीं हुई, चलेगा। तो टाइम ऑफ डिलीवरी और टाइम ऑफ पेमेंट पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब एंटर कर रहे हैं उसी वक्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसका सेंटेंस प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, टाइम ऑफ पेमेंट और डिलीवरी में भी लेटर। इसके बाद आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या बोलता है, सेक्शन 21 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स हैं बट नॉट येट इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स हैं यानी गुड्स आर आइडेंटिफाइड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, वो ठीक है, बट दे आर नॉट रेडी फॉर डिलीवरी, दे आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। नॉट रेडी फॉर डिलीवरी यानी अभी सेलर को कुछ करना बाकी है टू मेक गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी, समथिंग टू बी डन बाय सेलर टू make the goods to make it ready for delivery, something to be done by the seller to the goods के साथ कुछ करना है to make it ready for delivery। ठीक है, तो property passes when such thing is done and buyer has notice thereof, यानी जो चीज करना बाकी है वो जब कर दोगे और बायर को बता दोगे, यानी सेलर कुछ करेगा जिसके गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे, और वो करने के बाद वो बायर को फोन करके बता देगा या मैसेज करके बता देगा, लेटर लिख के बता देगा। जब भी बायर को पता चल जाएगा कि मेरे गुड्स अब डिलीवरी के लिए रेडी हो चुके हैं, उस वक्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। इसका एग्जांपल है, मान लो आपने क्या खरीदी, आपने एक कार खरीदी, आपने कार खरीदी और आपने क्या बोला, सेलर को बोला कि मुझे इसमें अलॉय व्हील्स डलवा के दो, जब अलॉय व्हील्स डलवा के दोगे तो मैं ये कार आपसे डिलीवरी ले जाऊंगा। यानी अभी सेलर को कुछ करना है गुड्स के साथ, क्या करना है, कार में अलॉय व्हील्स लगाने हैं, जब अलॉय व्हील्स कार में लग जाएंगे तो गुड्स विल बी रेडी फॉर डिलीवरी, तो कार रेडी फॉर डिलीवरी हो जाएगी। तो जब सेलर कार में अलॉय व्हील्स लगा देता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, उसके बाद सेलर ने अलॉय व्हील्स लगा दिए और अभी रेडी फॉर डिलीवरी नहीं हुआ, उसके बाद उसने कॉल करके बायर को बताया, यानी तुम्हें बताया कि आपके कार में अलॉय व्हील्स लग चुके हैं, गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी हैं। अब जब ये बता दिया, बायर ने सुन लिया, अब वो गुड्स क्या हो गए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। डिलीवरी हुई अभी नहीं हुई, डिलीवरी वो लेने आएगा, पेमेंट हुई हमें पता नहीं है, पर क्या है, गुड्स की डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, जो भी चीज करनी थी टू मेक गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी वो कर दी है, बायर को कॉल करके बता दिया है, तो ये क्या हो गया, गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स भी हैं, रेडी फॉर डिलीवरी भी हैं, बट समथिंग इज टू बी डन टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, सेलर को कुछ करना है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब प्राइस डिटरमाइन के लिए सेलर क्या कर सकता है, हो सकता है तुमने कुछ दुकान से सामान पक्का करके दिया, इतना मैं खरीदूंगा, पर सेलर को अभी उसका वेट करना है और वेट के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होगा। सेलर को साइज मेजर करनी है, कोई टेस्टिंग करनी है, कुछ भी वेट करना हो, मेजर करना हो, टेस्टिंग करनी हो गुड्स के साथ, किसके लिए, सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए कि प्राइस क्या होगा, और कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ ये बाकी है कि प्राइस क्या होगा वो डिटरमाइन करना बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए सेलर अगर कुछ करेगा तो जब वो कर देगा, सेम बात है, अगर डिलीवरेबल स्टेट के लिए रेडी करना था या प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कुछ करना था, तो सेक्शन 22 बोलता है कि आपने प्राइस डिटरमाइन करने के लिए जो आपको करना बाकी था, जब वो आप वो चीज कर देंगे और बायर को कॉल करके बता देंगे कि मैंने ये चीज कर दी है, ये प्राइस आ गया, तो क्या होगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गुड्स का क्या माना जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, जब आपने वो चीज की, प्राइस डिटरमाइन कर लिया और बायर को कॉल करके बता दिया। वन सच एक्ट और थिंग इज डन टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ गुड्स, उसी वक्त क्या होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। चलो, इसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 बताता है अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। सेक्शन 18 क्या बताता है, अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था, गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड मेड, यानी गुड्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, यानी या तो डिस्क्रिप्शन से सेल किया होगा या तो सैंपल से सेल किया होगा। ठीक है, तो सेक्शन 18 एक चीज मनाही करता है, क्या बोलता है, जब तक अनअसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को आप असर्टेन नहीं कर देते, तब तक क्या अप्रोप्रिएट नहीं कर देते, तब तक क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्या बताता है सेक्शन 18, कब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो सेक्शन 18 बताता है कि जब तक अनअसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में आप
गुड्स अप्रोप्रिएट नहीं कर देते, आइडेंटिफाई नहीं कर लेते कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ये वाले गुड्स यूज करूंगा। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर देते, अप्रोप्रिएट नहीं कर देते टू द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट में अप्रोप्रिएट नहीं कर देते, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। बहुत इजी सी बात है, जब तक मैं गुड्स के लिए एक पीस अलग से निकाल के नहीं रखूंगा कि ये वाला पीस मैं बेचने वाला हूं कस्टमर को, मैंने सैंपल दिखा के कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब मैं अपने गुड्स में से एक क्या करूंगा, एक पीस ऑफ गुड निकाल के रखूंगा कि ये मुझे कस्टमर को देना है। जब तक मैं निकाल के नहीं रखूंगा तब तक कैसे क्या हो जाएगा, तब तक कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये तो बहुत बेसिक है। सेक्शन 23 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, व्हेन गुड्स आर अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेम बात है। सेक्शन 18 बोलता है कि जब तक अप्रोप्रिएट नहीं हुआ तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। सेक्शन 23 बोलता है कि जब गुड्स अप्रोप्रिएट हो जाएंगे टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब अप्रोप्रिएशन कौन करता है, या तो सेलर करे या बायर करे, दोनों चीजें चलती है, ठीक है, या तो सेलर करे या बायर करे, बट विथ द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो अप्रोप्रिएशन में भी मेड बाय सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर, और बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर। अब वो जो एसेंट है यानी जो कंसेंट है, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। सेलर ने गुड्स भेजे, सेलर ने गुड्स अपने में से निकालकर अनअसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में कुछ गुड्स निकालकर बायर के पास भेजे, अगर बायर ने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए यानी उसने अप्रोप्रिएशन को एसेंट दे दी, जब एसेंट दे दी तो यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अब बोलते हैं गुड्स डिलीवर्ड टू कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू बायर। ये क्या है, जब सेलर क्या करता है, ट्रांसमिशन टू बायर यानी बायर के पास भेजने के लिए गुड्स किसको डिलीवर कर देता है, कैरियर को यानी ट्रांसपोर्ट वाले को। इसका मतलब माना जाता है, इट मींस दैट गुड्स आर अप्रोप्रिएटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तब माना जाता है कि गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में अप्रोप्रिएट हो गए और प्रॉपर्टी पास हो जाती है बायर को, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बायर को पास हो जाती है जब कैरियर को आपने क्या किया, ट्रांसमिशन के लिए गुड्स दे दिए। इसमें एक पॉइंट है, अगर इसमें ये क्लॉज है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी जब बायर चेक करेगा, गुड्स को एग्जामिन कर लेगा, तो फिर तभी होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर बायर का एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है, तो जब आपने कैरियर को दिया यानी आपने अप्रोप्रिएट कर दिया, बायर का एसेंट मिलते ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। चलो अब इसमें एक चीज है, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये वाली चीज पढ़ते हैं, क्या बोलता है, अगर आपने गुड्स सेल कैसे किए हैं, इस बेसिस पे सेल किए हैं कि आपके या तो गुड्स सेल, अगला जो जिसके पास आपने गुड्स भेजे हैं, आपने गुड्स भेजे हैं, सेल नहीं किया, आपने गुड्स सेंट किए हैं, आपने गुड्स सेंट किए हैं, किस बेसिस पे, या तो आप जिसको गुड्स बेच रहे हो वो खरीद लेगा या तो आपको लौटा देगा। यानी आपने देखने के लिए गुड्स किसी को दिए, आपकी दुकान से, मान लो आप किसी की दुकान से ले आए कि ये मैं ले जाता हूं, घर पे देखूंगा, अगर मुझे पसंद आए तो खरीद लूंगा, नहीं तो आपको लौटा के दे जाऊंगा। तो गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ये होता है। अब सेल कब कंप्लीट होती है इसमें वो बता रहे हैं, यानी जब सेल कंप्लीट होगी तब प्रॉपर्टी पास होगी। सबसे पहले आपने गुड्स क्या किए, बायर को दे दिए कि तुम याद चेक करना, अगर तुम्हें समझ आता है तो खरीद लेना, नहीं तो लौटा के जाना, ठीक है। तो सबसे पहले जब बायर तुम्हें कॉल करके बता दे या किसी और तरीके से तुम्हें बता दे कि मैं गुड्स एक्सेप्ट कर रहा हूं, जब वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है एक्सप्रेसली बता के, तो क्या होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, बायर के एक्सेप्ट करने से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। अगला, बायर रिटेन गुड्स विदाउट अप्रूवल अप टू द एक्सपायरी ऑफ। क्या बोलता है, बायर ने गुड्स अपने पास रख लिए, तुम्हें लौटाया नहीं, पर कब तक नहीं लौटाया, पहली चीज, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये बोल दिया था कि भाई तुम अपने पास 30 डेज तक रखना, अगर 30 डेज तक तुम्हें समझ आता है तो तुम खरीद लेना, नहीं तो लौटा के जाना, ठीक है, 30 डेज का टाइम तुम्हें देता हूं मैं। तो 30 डेज की एक्सपायरी के बाद भी अगर वो गुड्स अपने पास रख ले, इसका मतलब क्या किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये मान लिया जाएगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी 30 डेज पास होने के बाद। पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में 30 डेज नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखा, तुमने सिर्फ ये बोल के भेज दिया कि ये गुड्स ले जाओ, अगर तुम्हें समझ आता है तो रख लेना, नहीं तो लौटा जाना, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसमें अगर टाइम डिसाइड नहीं है तो अप टू द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम व्हेन नो टाइम स्पेसिफाइड। तो अगर आप गुड्स रिटेन कर लेते हो, अगर बायर रिटेन्स गुड्स विदाउट अप्रूवल अप टू द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम व्हेन नो टाइम स्पेसिफाइड, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, 30 दिन की बात नहीं की, तो रीजनेबल टाइम से ज्यादा अगर उसने अपने पास रख लिया तो मान लिया जाएगा कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए और लौटाया नहीं, यानी एक्सेप्ट कर लिए। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है, रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है केस टू केस में। मान लो आप किसी को केले दे रहे हो कि आप ले जाओ घर, आपको समझ आता है तो रख लेना, नहीं तो लौटा जाना, तो केले जैसी चीज 2 दिन में खराब हो जाएगी, फ्रूट्स हैं वो, तो उसमें रीजनेबल टाइम कुछ आवर्स का हो सकता है। आपने किसी को टीवी दे दी कि ये टीवी ले जाओ, आप चला के देखो, समझ मतलब आप रखो घर पे, समझ आता है तो लो, नहीं तो लौटा दो, तो टीवी में 15 से 20 दिन हो सकता है।
आपने इसमें कार सेल की तो कार में 30 to 35 40 डेज हो सकता है रीजनेबल टाइम फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। तो रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है केस टू केस पे। जैसे अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, बायर डज एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स। ये थर्ड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि बायर ने कॉल पे एक्सप्रेसली बोल दिया कि मैं खरीद रहा हूं। दूसरा उसने टाइम एक्सपायर, रीजनेबल टाइम और टाइम स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कुछ भी एक्सपायर होने तक गुड्स अपने पास रखे, सेकंड पॉइंट वो। थर्ड पॉइंट है कि बायर ने क्या किया, जिसको आपने गुड्स भेजे थे सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे, उसने कुछ ऐसी चीज कर दी गुड्स के साथ जिसका मतलब ये निकलता है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। बायर डज एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स। एग्जांपल, बायर ने क्या किया, उस गुड्स को आगे किसी को प्लेज कर दिया, ठीक है। बायर ने गुड्स को आगे किसी को सेल कर दिया, बायर आगे किसी को गुड्स रेंट पे दे आया, ठीक है, और उससे रेंट कमा। ऐसी कोई भी चीज वो कर रहा है, ठीक है, उसने प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स यूज कर लिए, रॉ मटेरियल्स भेजे थे, तो ऐसा कुछ भी वो कर रहा है जिसका इफेक्ट ये आता है कि गुड्स का क्या होगा, उसने अप्रूवल दे दिया है, उसका ये इफेक्ट आया, सीधी सी बात है। तो जब भी वो चीज कर देगा तब मान लिया जाएगा उसने अप्रूवल दे दिया है और गुड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज बोलता है क्या, अगर आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजे, ठीक है, तो ऊपर के थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स करने से क्या हो जाता है, अप्रूवल आ जाता है। पर अगर आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे एक शर्त के साथ भेजे थे, एक कंडीशन के साथ भेजे थे कि प्रॉपर्टी विल नॉट पास टू बायर अंटिल प्राइस इज पेड फॉर, यानी जब तक प्राइस नहीं पे करोगे गुड्स का तब तक ओनरशिप तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर आपने इस कंडीशन के साथ गुड्स भेजे थे तो क्या होगा, तो बताता है, अगर आपने कंडीशन के साथ गुड्स भेजे थे बायर के पास कि जब तक प्राइस पे नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डाली थी, तो चाहे वो कॉल करके अप्रूवल दे दे, चाहे स्पेसिफाइड टाइम पूरा हो जाए, चाहे रीजनेबल टाइम पूरा हो जाए, चाहे वो आगे प्लेज कर दे, चाहे फर्दर सेल कर दे, यूज इन प्रोडक्शन कर, कुछ भी कर दे, प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। जब बायर के पास ट्रांसफर नहीं होती तो अगर उसने रीसेल कर दिया तो जो फर्दर सब्सिक्वेंट बायर होगा उसके पास भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। प्रॉपर्टी रिमेन्स विथ द ओरिजिनल सेलर अंटिल प्राइस इज पेड फॉर, जब तक प्राइस पे नहीं करोगे तब तक ओरिजिनल सेलर की प्रॉपर्टी रहेगी। तो क्या बोलता है, गुड्स आर सेंट ऑन सेल ऑन कंडीशन, सेंट ऑन सेल और रिटर्न ऑन कंडीशन दैट प्रॉपर्टी शेल नॉट पास टू बायर अंटिल प्राइस इज पेड फॉर, the property passes to buyer only when price is paid। अब इसमें क्या बोलता है, seller is the true owner of goods until property is passed to buyer। अगर जब तक प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं होती तब तक ट्रू ओनर ऑफ गुड्स कौन है, सेलर है। यानी सेलर हैज द राइट टू रिकवर गुड्स फ्रॉम बायर और एनी अदर पर्सन इन द अर्थ हु इज हैविंग पोजेशन ऑफ गुड्स। जब तक प्रॉपर्टी सेलर के पास है और बायर को पास नहीं हुई तब तक सेलर के पास राइट है कि बायर से गुड्स वापस ले आए, या बायर ने फर्दर किसी को भेज दिया तो उससे भी गुड्स ले आए, बायर ने किसी को प्लेज कर दिया उससे भी गुड्स ले आए, ये किसके, सेलर के पास राइट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आफ्टर प्रॉपर्टी इज पास्ड टू बायर। अगर प्रॉपर्टी पास हो जाती है उसके बाद सेलर के पास क्या राइट बचता है, सेलर हैज ओनली राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द बायर। ये जो बायर लिखा हुआ है यहाँ पे सेलर होगा, वो गलत से लिखा हुआ, ठीक है। तो सेलर ओनली हैज राइट टू रिकवर प्राइस फ्रॉम द बायर, यहां पे आएगा सेलर, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। सेलर ओनली हैज राइट टू रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर, ही हैज नो राइट टू रिकवर गुड्स फ्रॉम बायर और एनी अदर पर्सन इन द अर्थ, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बताता है सेलर रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ये बात हमने बोली थी, पढ़ेंगे, चलो। रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स क्या होता है, सेलर क्या करता है, अपने पास अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख देता है कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक जो ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी और मैं राइट रिजर्व करता हूं क्या करने का, फर्दर किसी और को बेच देने का। तुम्हें बेचा था, तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं किसी और को बेच सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सेलर बायर गुड्स बेच रहा है, पर जब तक प्राइस नहीं पे करता बायर तब तक सेलर के पास राइट है टू डिस्पोजल ऑफ गुड्स, यानी बाद में किसी और को बेच देने का राइट किसके पास, सेलर के पास है। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी कब पास होती है, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाए। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक सेलर हैज राइट टू रिजर्व द, सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। तो सेलर ने डिस्पोजल ऑफ गुड्स का राइट रिजर्व कर रखा है, यानी उसने ओनरशिप रिजर्व कर रखी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। चलो, तो seller may reserve the right of disposal of goods by the terms of contract until certain condition have been satisfied by the buyer। In such case, property will not pass to the buyer till the condition is satisfied, ठीक है।
चलो, इसके बाद क्या बोलता है, केसेस वेयर सेलर इज प्रिज्यूम टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर रखा है। इसके दो केस क्या दिए हैं, एक ही है, वो 2 पॉइंट्स में दिया हुआ है। क्या है, सेलर हैंड्स ओवर द गुड्स टू द रेलवेज फॉर कैरेज। ठीक है, सेलर क्या करता है, रेलवे को देता है कैरेज ऑफ गुड्स के लिए, और वो ऑर्डर ऑफ सेलर पे डिलीवरेबल है। ऑर्डर ऑफ सेलर पे डिलीवरेबल है यानी जिसको सेलर बोलेगा उसको डिलीवरी की जाएगी। यानी सेलर ने क्या किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके रखा हुआ है। वो बायर को डायरेक्ट गुड्स नहीं दे रहा, जब तक सेलर नहीं चाहेगा तब तक बायर गुड्स नहीं ले सकता। वो सेलर कैसे चाहेगा, सेलर क्या करेगा, वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, क्या बोलते हैं उसको, रेलवे रिसीट, वो सेलर क्या करेगा, बायर को देगा। जब सेलर बायर को रेलवे रिसीट दे देगा तभी माना जाएगा कि उसने डिलीवरी दी। तो जब तक रेलवे रिसीट नहीं देता तब तक सेलर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ऐसा माना जाता है। चलो, इसके बाद एक और पॉइंट है, अगर आपने रेलवे को गुड्स दे भी दिए सेलर ने, ठीक है, और सेलर ने उसके बाद बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भेज दिया, यानी क्या भेज दिया, रेलवे रिसीट भेज दिया, बट रेलवे रिसीट के साथ उसने एक बिल्स ऑफ पेमेंट भी भेजा है। ठीक है, अगर बायर बिल ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बिल ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करता है और प्रॉमिस करता है पे करने का, तो क्या माना जाएगा कि कंडीशन फुलफिल हो गई। पर अगर बायर क्या करता है, बिल ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, उसका पेमेंट नहीं करता, और या तो उसके साथ बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न नहीं करता सेलर को, ऐसा कुछ नहीं करता, तो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी जो रेलवे रिसीट सेलर ने बायर के पास भेजी थी, वो भी बायर को सेलर के पास लौटानी पड़ेगी और प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। ठीक है, वो भी बायर को क्या करना होगा, सेलर को वापस लौटा के भेजना पड़ेगा कि अगर उसने बिल भेजा था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसने जो रेलवे रिसीट दी थी वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते और गुड्स नहीं ले सकते। अगर बायर जानबूझ के झूठ के बोल के वो रेलवे रिसीट लेके गुड्स जाके रेलवे से क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है, रेलवे रिसीट के बेसिस पे रेलवे वाले गुड्स दे देंगे, फिर भी प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि सेलर है रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अंटिल कंडीशंस क्या मानी जाएगी, इसमें प्रिज्यूम किया जाएगा कि सेलर ने इस कंडीशन पे अपनी रिजर्व किया राइट ऑफ डिस्पोजल, जब तक वो बिल ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट होके नहीं आएगा तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, ये प्रिज्यूम किया जाता है। ठीक है, अगर रेलवे को गुड्स दिए और रेलवे रिसीट के साथ, यानी रेलवे रिसीट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम रेलवे, यानी कैरेज में गुड्स, रेलवे से गुड्स लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है रेलवे रिसीट। तो अगर बायर को हमने रेलवे रिसीट दे दी और रेलवे रिसीट के साथ उसको बिल ऑफ पेमेंट भी दिया, अगर वो बिल ऑफ पेमेंट का पेमेंट नहीं करता तो उसके पास रेलवे रिसीट रखने का भी राइट नहीं है, वो भी लौटाना पड़ेगा। और अगर वो बिल ऑफ पेमेंट का पेमेंट ना करे या एक्सेप्ट ना करे, एक्सेप्ट करके हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आ गए, वो भी चलता है। ऐसा कुछ नहीं करेगा तो भले उसको रेलवे रिसीट मिल गई, भले वो गुड्स जाके रेलवे से कलेक्ट भी कर लेगा, फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये डीम्ड माना जाता है कि सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब आते हैं सेकंड हमारे पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है हमारे चैप्टर का, पासिंग ऑफ रिस्क। पासिंग ऑफ रिस्क यानी पासिंग ऑफ रिस्क, चलो, तो पासिंग ऑफ रिस्क यानी रिस्क कब पास होता है, सेलर से बायर के पास गुड्स की लॉस और डैमेज का जो रिस्क है वो पास कब हो जाता है। कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब लॉस होगा तो वो बायर उठाएगा और सेलर नहीं उठाएगा, जिसकी ओनरशिप होगी वो उठाएगा। ठीक है, तो जिसकी ओनरशिप होगी वो उठाएगा, इसका कहने का क्या मतलब है, पासिंग ऑफ रिस्क विद पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। जनरली 90% केसेस with the risk of loss or damage in goods, prima facie passes to buyer with passing of property from seller to buyer, whether goods delivered to buyer or not। तो जो रिस्क इन द गुड्स ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स है सॉरी, वो पास हो जाती है सेलर से बायर के पास एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी पासेस टू बायर। जब प्रॉपर्टी पास होती है यानी ओनरशिप पास होती है तो रिस्क भी पास हो जाती है। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो कि रिस्क किसी और टाइम पे पास होगी तो क्या फिर वो माना जाएगा, जी हाँ। हाउएवर पार्टीज में एग्री दैट रिस्क पासेस टू बायर एट डिफरेंट टाइम बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। एक्सप्रेसली अगर आप अग्रीमेंट कर देते हो कि जो हमारा प्रॉपर्टी में जो हम गुड्स में जो रिस्क है वो प्रॉपर्टी अलग टाइम पे पास होगी और रिस्क किसी और टाइम पे ट्रांसफर होगा, तो वो एक्सेप्टेबल है अगर एक्सप्रेसली आप एग्री करते हो। अदरवाइज रिस्क पासेस विद पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इट डिलेड बाय फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी पास होती है तो रिस्क पास हो जाता है, डिलीवरी कब होती है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अनलेस डिफरेंट अनलेस एनीथिंग अदर इज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तभी रिस्क ट्रांसफर होगी। हाँ, पार्टीज एग्री कर सकती है रिस्क अलग टाइम पे ट्रांसफर करने के लिए, हाँ ठीक है, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। अब बात कर रहा है डिलीवरी की, क्या बोलता है, अगर गुड्स की जो डिलीवरी है वो या तो सेलर या तो बायर
में से किसी के फॉल्ट की वजह से डिले होती है, तो वो जो डिले का पीरियड है, उस पीरियड में जो रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज होगा वो उस बंदे का होगा जिसकी वजह से डिले हुआ। ठीक है, तो द डिलीवरी ऑफ गुड्स डिलेड बाय फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, गुड्स आर एट रिस्क ऑफ पर्सन ड्यू टू होज फॉल्ट, डिलीवरी इज डिलेड फॉर एनी लॉस कॉज्ड ड्यू टू सच डिले। उस डिले की वजह से जो लॉस होता है गुड्स को, उस डिले की वजह से जो डैमेज होता है गुड्स को, उस डैमेज और लॉस के लिए रिस्क किसकी है, जिसकी वजह से वो डिले हुआ, किसमें, डिलीवरी में। ठीक है, उस पीरियड के लिए उस डिले की वजह से जो लॉस होता है उस पीरियड में, डिले के पीरियड में वो रिस्क होती है उस सेलर की या बायर की जिसकी वजह से फॉल्ट होता है। ठीक है, अब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी पास्ड टू बायर बिफोर डिलीवरी, अगर डिलीवरी नहीं हुई और प्रॉपर्टी बायर के पास पास हो जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा था स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में होंगे तो प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, डिलीवरी भले बाद में हो। तो क्या होता है, डिलीवरी अभी हुई नहीं और प्रॉपर्टी पास हो गई है, तो इसमें एक चीज बता रहा है तुम्हें, क्या, सेलर शेल स्टिल रिमेन लायबल एज बेली फॉर गुड्स फ्रॉम द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज पास्ड टू द टाइम व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। ठीक है, सेलर से बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बट गुड्स आर स्टिल इन पोजीशन ऑफ सेलर, तो अब सेलर के पास रिस्क नहीं है गुड्स का, बट क्योंकि प्रॉपर्टी पास हो गई, रिस्क पास हो गई, बट सेलर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ गुड्स एज अ बेली ऑफ गुड्स, एज अ बेली ऑफ गुड्स, यानी गुड्स उसके पास बेलमेंट पे रखे गए हैं, इस प्रकार से वो गुड्स की टेक केयर करेगा और उसका जो बेली को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सेलर के पास है। कब तक, जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक बायर के गुड्स सेलर के पास है तो वो एज अ बेली लायबल होगा। उसके बाद अगर डिलीवरी मेड टू बायर बिफोर प्रॉपर्टी पास, क्या बोलते हैं, बायर को डिलीवरी दे दी पर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, अभी बायर को डिलीवरी दे दी बट प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई, इसका मतलब बायर डिलीवरी ले गया, गुड्स बायर के पास है, प्रॉपर्टी सेलर के पास है, तो रिस्क किसका है, सेलर का, ओनरशिप किसकी है, सेलर की, पोजीशन किसका है, बायर का। तो जब तक रिस्क बायर के पास पास नहीं होता तब तक बायर बिना ओनरशिप के गुड्स होल्ड करता है, बिना रिस्क के गुड्स होल्ड करता है, बट बायर शेल स्टिल रिमेन लायबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ गुड्स एज अ बेली, और जैसे बेली के ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो बायर के ऊपर होंगे, कब तक, जब तक फ्रॉम द टाइम गुड्स आर डिलीवर्ड टू द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज पास, जब गुड्स की डिलीवरी हो गई उसके बाद जब तक उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक बायर क्या माना जाएगा, बेली माना जाएगा, और बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर लगेगी। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या बोलता है, ये हमारा थर्ड एरिया है, सेल बाय नॉन ओनर। सेल बाय नॉन ओनर क्या होता है, अभी तक हमने बोला सेल करना यानी गुड्स बेचना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, उसको कहा जाता है सेल करना। ठीक है, अब सेल करने में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद जो सेल कर रहा है उसके पास ओनरशिप होनी तो चाहिए, सीधी सी बात है, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जो सेल कर रहा है उसके पास ओनरशिप होनी तो चाहिए, जो मेरे पास है ही नहीं वो मैं दूंगा कैसे। तो इसका एक लैटिन क्या बोलते हैं, एक मैक्सिम है, बोलता है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, यहां लिखा हुआ है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैड, व्हाट ही हैज नॉट गॉट, जो उसके पास अभी तक मिला नहीं वो दे नहीं सकता, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। ठीक है, तो सेक्शन 27 पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, एनी सेल मेड बाय पर्सन, एनी सेल मेड बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर, पहले तो वो ओनर नहीं है, एंड हु इज नॉट सेलिंग गुड्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ ओनर, यानी उसके पास ओनरशिप भी नहीं है और एक्चुअल ओनर के पास से अथॉरिटी भी नहीं है सेल गुड्स करने की, तो अगर ये दोनों नहीं है उसके पास तो दैट सेल शेल नॉट बी वैलिड। ठीक है, ऐसी सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी, सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी बायर को, क्योंकि जो सेलर है उसके पास ओनरशिप नहीं है और सेलर के पास अथॉरिटी टू सेल भी नहीं है, तो बायर विल नॉट गेट बेटर टाइटल देन द सेलर हेड, सेलर के से बेटर टाइटल बायर को नहीं मिलता, सेलर के पास ओनरशिप का टाइटल नहीं था तो बायर के पास ओनरशिप टाइटल नहीं आएगा, टाइटल यानी एक तरह से राइट। ठीक है, सेलर वाज नॉट ओनर, बायर विल नॉट गेट ओनरशिप राइट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस दे रहा है, एक्सेप्शंस यानी अब सेलर के पास राइट टू सेल गुड्स नहीं है, अथॉरिटी टू सेल गुड्स नहीं है, सेलर ओनर भी नहीं है, फिर भी उसका सेल करने के बाद जो बायर होगा उसको गुड टाइटल टू गुड्स मिलेगा, यानी राइट ऑफ ओनरशिप मिल जाएगा, ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे, जब उसको ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे यानी जो एक्चुअल ओनर होगा वो उससे गुड्स रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, सेलर तो एक्चुअल ओनर हो नहीं है नहीं, क्योंकि सेलर बिना ओनरशिप के बिना अथॉरिटी गुड्स सेल कर रहा है, फिर भी जो बायर है उसके पास
गुड टाइटल आ रहा है, इसका मतलब बायर के पास ओनरशिप आ जाएगी, इवन दो अब एक्चुअल ओनर भी उससे गुड्स रिकवर नहीं कर पाएगा। ओनरशिप आने का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये एक्सेप्शंस क्या क्या है पढ़ लेते हैं। केसेस वेयर सेलर कैन ट्रांसफर ओनरशिप टू द बोनाफाइड परचेजर इवन विदाउट बीइंग ओनर एंड नॉट हैविंग अथॉरिटी टू सेल। अब इसमें बोनाफाइड परचेजर यानी ईमानदार परचेजर, जो बायर हो रहा है, जो गुड्स खरीद रहा है, उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि जो गुड्स मुझे बेचे जा रहे हैं वो सेलर के पास सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, सेलर ओनर नहीं है। तो जब बायर को ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, बायर शुड नॉट हैव नॉलेज दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, इसका मतलब वो बायर क्या है, बोनाफाइड है, ठीक है। बोनाफाइड परचेजर यानी परचेजर हु हैज नो नॉलेज दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, ठीक है। अब सेक्शन 27 में ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, सारे पॉइंट्स हैं, एक एक सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 27 क्या बोलता है, अ मर्सेंटाइल एजेंट नॉट हैविंग अथॉरिटी टू सेल मे ट्रांसफर गुड टाइटल टू द बायर। एक मर्सेंटाइल एजेंट है, मर्सेंटाइल एजेंट क्या होता है, जो बिजनेस में एजेंट होता है, वो बायर, वो किस चीज का एजेंट हो सकता है, वो तुम्हारे भी पे गुड्स प्लेज कर सकता है, सेल कर सकता है, बाय कर सकता है, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए अगर वो एजेंट अपॉइंटेड है यानी वो मर्सेंटाइल एजेंट है बिजनेस का, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस का मर्सेंटाइल एजेंट है। पर उसके पास गुड्स सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, जो गुड्स वो सेल कर रहा है वो सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी उसका सेल किया हुआ गुड्स से क्या होगा, जो बायर होगा उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे, उसमें कुछ कंडीशन है, क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जो ओनर, जो हमारा सेलर है, जो मर्सेंटाइल एजेंट है, उसके पास पोजेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का पोजेशन होना चाहिए, ओनर के कंसेंट के साथ, ओनर के कंसेंट के साथ अगर मर्सेंटाइल एजेंट के पास पोजेशन ऑफ गुड्स है या पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स है, और जो सेल की गई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कार के बिजनेस में क्या हो, कार के बिजनेस में एजेंट हो, और तुम उसके घर में पर्सनल बाइक बेच दोगे, तो दिस सेल इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कार के बिजनेस में अगर एजेंट हो तो कार ही बेची, ठीक है, तो सेल शुड बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ मर्सेंटाइल एजेंट एंड बायर हैज नो नोटिस दैट सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। यानी थर्ड पॉइंट तो वो बोनाफाइड परचेजर वाला ही है। दो पॉइंट क्या क्या है, बायर जो सेलर है उसके पास पोजीशन होना चाहिए एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड, पोजीशन भी ओनर के कंसेंट के साथ होना चाहिए, छुपा के रखा है तो नहीं चलेगा, ओनर के कंसेंट के साथ अगर सेलर के पास क्या है, पोजीशन है, सेलर यानी मर्सेंटाइल एजेंट के पास पोजीशन है, तो अगर वो सेल कर देता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बायर के पास गुड टाइटल टू द गुड्स आ जाएगा, वो बायर ओनर बन जाएगा, एक्चुअल ओनर अब ओनर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो सेक्शन 28 क्या बोलता है, जॉइंट ओनर्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 28 बोलता है वन जॉइंट ओनर हैविंग पोजेशन ऑफ गुड्स विथ द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट ओनर्स, तीन लोग एक साथ गुड्स की ओनरशिप होल्ड करते हैं, कोई एक जो ओनर है उसके पास गुड्स पड़े हैं विथ द कंसेंट ऑफ बाकी दो को ओनर्स, उसके पास गुड्स पड़े हैं, तो अगर वो गुड्स बेच देता है, उसके पास मोनेटाइजेशन है और वो को ओनर है, वन थर्ड ओनरशिप होल्ड करता है, एग्जांपल लेते हैं, तो वो कंप्लीट टाइटल यानी 100% ओनरशिप एक बोनाफाइड बायर को पास कर लेगा। बोनाफाइड बायर का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा है, बोनाफाइड बायर को पास कर देगा इवन विदाउट कंसेंट ऑफ को ओनर्स, उसके बाकी के दो ओनर्स को पता ही नहीं है गुड्स बेच दिया गया, फिर भी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी। कंडीशन क्या है, सच कोनर शुड बी हैविंग पोजीशन ऑफ द गुड्स विथ द कंसेंट ऑफ अदर कोनर्स, ठीक है, एंड बायर शुड बी बोनाफाइड। चलो सेक्शन 29 बोलता है पर्सन हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक बंदे ने दूसरे बंदे को गुड्स सेल किए पर वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, किसी भी रीजन से, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी भी रीजन से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइडेबल था। तो अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था यानी वो जो बंदा वॉइड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट का सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। बट इस केस में जब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर रहा, कौन सा रिसाइंड नहीं कर रहा, मान लो सेलर के पास रिसाइंड करने का राइट है, उसने अभी तक रिसाइंड नहीं किया, तो रिसाइंड करने से यानी कैंसिल करने से पहले अगर बायर फर्दर सेल कर देता है, अगर बायर फर्दर किसी को सेल कर देता है, तो जो फर्दर जिसको सेल किया उसके पास ट्रू ओनरशिप आ जाएगी और गुड टाइटल आ जाएगा, इवन दो जो ओरिजिनल बायर ने जो ओरिजिनल खरीदा था, जो अभी सेल कर रहा है उसने जो ओरिजिनली गुड्स खरीदा था वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, सामने वाला वॉइड कर देगा तो सेल इनवैलिड हो जाएगी, फिर भी उसने जो आगे सेल किया वो वैलिड है और जो सब्सिक्वेंट बोनाफाइड बायर है उसको गुड ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट सेल शुड बी मेड बिफोर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होने से पहले अगर फर्दर सेल कर दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है।
अब सेक्शन 30 देखते हैं। सेक्शन 30 बोलता है बायर हैविंग पोजेशन ऑफ गुड्स बिफोर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू हिम। एक बायर है, उसको अभी प्रॉपर्टी पास नहीं हुई, बट उसके पास पोजेशन आ गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेलर है, उसके पास पोजेशन है, बट प्रॉपर्टी बायर के पास पास हो चुकी है। ठीक है, सेलर है, उसके पास पोजेशन ऑफ गुड्स है, बट प्रॉपर्टी बायर के पास पास हो चुकी है। और पहला पॉइंट क्या था, बायर के पास पोजेशन आ गया है, बट प्रॉपर्टी नहीं आई अभी तक। तो दोनों केस में सेलर और बायर के पास पोजेशन है, बट प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी दूसरे के पास है। तो क्या बिना प्रॉपर्टी हुए हम गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। बट सेक्शन 30 बोलता है इस केस में अलाउड है। कौन से केस में? बायर के पास पोजीशन है, बस प्रॉपर्टी सेलर के पास है, सेलर के पास पोजीशन है बट प्रॉपर्टी बायर के पास है। तो सेलर हैविंग पोजीशन आफ्टर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर, बायर हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स बिफोर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर। ठीक है, इन दोनों केस में जो जिसके पास पोजीशन है बट प्रॉपर्टी नहीं है, he may transfer better title to the bona fide purchaser even when sale is made without the consent of original owner। ओरिजिनल ओनर से बिना पूछे सेल कर दिया फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 30 बोलता है। ठीक है, अब इसमें एक बात बोलते हैं, एक बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले गुड्स का पोजेशन होना, ठीक है, ये एक अलग बात है। एक हायर परचेज, जो हायर परचेज कर रहा है उसके पास पोजेशन होना, ये एक अलग बात है। ठीक है, जो हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, कुछ इंस्टॉलमेंट्स हम देते हैं, बायर कुछ इंस्टॉलमेंट्स देता है सेलर को, और आफ्टर द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड बायर के पास राइट होता है, बायर के पास राइट होता है, ऑप्शन होता है टू परचेज द गुड। बायर हैज द ऑप्शन टू परचेज द गुड एट द एंड ऑफ रेंटल पीरियड। तो ड्यूरिंग द रेंटल पीरियड बायर जो होता है वो बायर नहीं होता, वो क्या होता है, सिर्फ टेनेंट, मतलब रेंट पे गुड्स उसके पास होते हैं, तो वो बायर तब तक बायर नहीं कहलाता। तो अगर आपने गुड्स हायर परचेज पे दिए हैं, ठीक है, और हायर परचेजर फर्दर गुड्स को सेल कर देता है, तो वो सेल वैलिड नहीं है, बिकॉज हायर परचेजर इज नॉट बायर, हायर परचेजर इज नॉट बायर, क्योंकि उसमें अभी गुड्स हायर है, बायर गुड्स बाय नहीं कर रहा, हायर परचेजर के पास ओनली ऑप्शन टू बाय होता है, तो वो बायर नहीं कहलाता। तो पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट इज नॉट बायर, ही ओनली हैज ऑप्शन टू बाय गुड्स, सो सेल मेड बाय हिम इज नॉट वैलिड। अगर हायर परचेज पे आपके पास कुछ गुड्स हैं, पोजीशन है बट प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप सेल करोगे, वैलिड नहीं होगी, बिकॉज आप हायर परचेजर हो, बायर नहीं हो। हायर परचेजर के पास ऑप्शन टू बाय होता है बट वो बायर नहीं होता। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट आता है एस्टोपेल। एस्टोपेल क्या होता है? स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग समथिंग। ठीक है, वेयर ओरिजिनल ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज प्रीवियस कंडक्ट हैज represented that seller has authority to sell, seller is precluded from denying seller's authority to sell, owner is precluded from denying seller's authority to sell। यहाँ पे क्या होगा, ओनर होगा, यहाँ पे होगा owner is precluded from denying seller's authority to sell, ओनर इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग सेलर अथॉरिटी सेल। इसका मतलब अगर ओरिजिनल ओनर ने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन के सामने कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन की जिससे ये पता चलता है कि ये जो सेलर है, ओनर नहीं, जो सेलर है, जो गुड सेल करता है, उसके पास अथॉरिटी टू सेल है। अगर ओनर के कंडक्ट से ये पता चलता है कि इस बंदे के पास कोई अथॉरिटी टू सेल है, तो वो बंदा अगर सेल कर देगा तो वो सेल वैलिड मानी जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार शोरूम का ओनर है, ठीक है, कार शोरूम का ओनर है, उसके कार शोरूम में एक स्वीपर है। क्या है? सिर्फ एक स्वीपर है। क्या स्वीपर के पास अथॉरिटी टू सेल होगा? नहीं होगा। पर एक बंद कस्टमर आया, अब वो स्वीपर क्या है, पिछले 15 साल से वहां काम करता है, तो उसको गाड़ियां समझ में आ जाती है। अब कोई कस्टमर आया, ओनर ने क्या किया, उस कस्टमर को बोला कि ये आपको गाड़ियां दिखाएगा। अब वो स्वीपर उस दिन अच्छे खासे कपड़ों में था, तो कस्टमर ने बिलीव कर दिया कि ये सेल्समैन होगा। अगर ओरिजिनल जो कार शोरूम का ओनर है वो बोल रहा है कि ये आपको गाड़ी दिखाएगा और वो स्वीपर गाड़ी दिखा रहा है, तो जो ओरिजिनल ओनर है उसने अपने कंडक्ट से, जो कंडक्ट क्या किया, बताया कि ये गाड़ी दिखाएगा, उस कंडक्ट से ये रिप्रेजेंटेशन की किसको, कस्टमर को, कि इसके पास अथॉरिटी टू सेल है। अब अगर वो जो स्वीपर है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर देता है और सेल कर देता है कार, तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा और बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, कस्टमर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। इवन दो वो स्वीपर था और उसके बाद अथॉरिटी टू सेल नहीं था, बट जो ओरिजिनल ओनर था उसने अपने कंडक्ट से ये दिखाया कि इसके पास अथॉरिटी टू सेल है। ठीक है, चलो, सेल बाय अनपेड सेलर गिव्स गुड टाइटल टू द सब्सिक्वेंट बायर विद देन प्रीवियस बायर। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अनपेड सेलर के पास राइट होता है तो गुड्स सेल कर देना, इवन दो प्रॉपर्टीज पास्ड टू, पहला बायर के पास पास हो गई फिर भी किसी और को गुड्स सेल कर सकता है। ठीक है, अदर प्रोविजंस वेयर परचेजर्स विल गेट गुड टाइटल टू द गुड्स,
बाकी कुछ प्रोविजन है जहां परचेजर विल गेट गुड टाइटल टू द गुड्स इवन दो सेलर हैज नॉट राइट टाइटल टू द गुड्स। पहले रिसीवर या ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, कंपनी के सारे एसेट्स रियलाइज करता है, वो तो एसेट सेल करके जो बायर होगा उसके पास गुड टाइटल ट्रांसफर होगा। इवन दो लिक्विडेटर के पास टाइटल नहीं था, टाइटल कंपनी के पास था, बट कंपनी के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर सेल करेगा और गुड टाइटल बायर के पास ट्रांसफर होगा। सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड लॉस्ट गुड्स, अगर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंडर सेल करता है तो वो सेल वैलिड मानी जाएगी, सेक्शन 169 में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सेल बाय पॉनी, अगर पॉनी एक प्लेज पे गुड्स रखे हुए हैं और पॉनी सेल कर देता है गुड्स को तो वो भी वैलिड होगी अंडर सर्कमस्टेंसेस, वो सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, वो आपने वहां पढ़े हैं। चलो अब बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड पेमेंट बाय द बायर, इसको कहा जाता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें आपने अभी हम इसमें क्या डिलीवरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन 31 पहले एक नॉर्मल सी बात बोलता है। सेक्शन 31 बोलता है कि सेलर के पास ड्यूटी होती है टू डिलीवर द गुड्स और बायर के पास ड्यूटी होती है टू मेक पेमेंट फॉर द गुड्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू मेक ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ड्यूटी ऑफ द बायर टू मेक पेमेंट ऑफ द गुड्स एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इतना सेक्शन 31 बोलता है। अब सेक्शन 32 बोलता है कि जो पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स है, दीज आर कॉन्करेंट कंडीशंस। कॉन्करेंट यानी अगर बायर पेमेंट करने के लिए रेडी है तभी सेलर डिलीवरी करने के लिए लायबल है, और अगर सेलर डिलीवरी करने के लिए रेडी है तभी बायर पेमेंट करने के लिए लायबल है। चलो अब देखते हैं रूल्स ऑफ डिलीवरी। अब डिलीवरी के लिए कुछ रूल्स दिए हुए वो पढ़ लेते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बायर। ये तो हमने पहले डिलीवरी पढ़ा था यूनिट 1 में, तब भी पढ़ा था। गुड्स की डिलीवरी कुछ भी ऐसा काम करने से मानी जा सकती है जिस काम करने का इफेक्ट क्या आता है? पोजीशन किसके पास पहुंच जाए? बायर के पास। ऐसा कुछ भी करो जिससे बायर के पास पोजीशन आ जाए, दैट एक्शन इज ट्रीटेड एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। चलो अब अच्छे से पढ़ लेते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ। सेक्शन 34 बोलता है पार्ट डिलीवरी। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स हैज इफेक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ होल फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉपर्टी है वो पास होने वाली है जब डिलीवरी होगी, अगर प्रॉपर्टी डिलीवरी के टाइम पे पास होने वाली है, तो अगर आपने पार्ट गुड्स डिलीवरी कर दिए, ठीक है, पार्ट गुड्स डिलीवर कर दिए और पार्ट गुड्स अभी डिलीवर होना बाकी है, पार्ट गुड्स डिलीवर इन सक्सेशन ऑफ पार्ट रिमेनिंग डिलीवरी, यानी आधे गुड्स डिलीवर कर दिया और आधे गुड्स डिलीवर होने वाले हैं, अगर इसमें माना जाता है आधे गुड्स डिलीवर हो गए तभी मान लिया जाएगा कि 100% गुड्स डिलीवर हो गए। किस पर्पस के लिए? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर। अगर डिलीवरी के साथ प्रॉपर्टी पास हो रही है और आधे गुड्स डिलीवर हो जाते हैं तो माना जाएगा पूरे गुड्स डिलीवर हो गए और पूरे गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, इवन दो अभी बाकी गुड्स की डिलीवरी बाकी है, ठीक है। ये बात समझ लो। इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्या? अगर जो पार्ट गुड्स डिलीवर हो रहे हैं उसका इंटेंशन है कि वो बाकी गुड्स से अलग डिलीवरी की जा रही है, ठीक है, वो आधे गुड्स की डिलीवरी नहीं है, वो कंप्लीट अलग गुड्स है और जो बचे हुए कंप्लीट अलग गुड्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन ये बताता है, डिलीवरी का इंटेंशन ये बताता है कि पार्ट गुड्स डिलीवर्ड आर डिलीवर्ड विद द इंटेंशन ऑफ सीवरिंग, यानी अलग करना इट फ्रॉम द होल गुड्स से अलग करके उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो तब ये नहीं माना जाएगा, तब ये नहीं माना जाएगा कि कंप्लीट गुड्स की डिलीवरी हो गई फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। कौन से पर्पस के लिए? सिर्फ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए होता है। चलो अब आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 बोलता है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बायर शुड अप्लाई फॉर डिलीवरी। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ डिलीवरी के बारे में, तो जो बायर है उसे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी सेलर को जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे डिलीवरी दो, तभी सेलर डिलीवरी देने के लिए लायबल है, ठीक है। ये बोलता है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब तक अलग से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तब तक बायर के पास ये लायबिलिटी होती है कि वो सेलर से बोले कि डिलीवरी करो, ठीक है। चलो बायर शुड अप्लाई फॉर डिलीवरी, जब तक बायर अप्लाई नहीं करता तब तक सेलर इज नॉट लायबल टू डिलीवर द गुड्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 36 बताता है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्या बताता है? व्हेन गुड्स आर, क्या बोलता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1? बोलता है वेदर गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड टू बायर और बायर विल टेक डिलीवरी फ्रॉम प्लेस ऑफ सेलर। क्या बोलता है? गुड्स सेलर बायर के पास देके आएगा या बायर आके सेलर के पास से गुड्स लेके जाएगा, ये दोनों डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे होगा, एक्सप्रेस है या इंप्लाइड है, ठीक है। इफ नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सिस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट से ये पता नहीं चलता कि सेलर बायर को गुड्स देकर आएगा या बायर आके सेलर के प्लेस से गुड्स उठाएगा, यानी प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं पता, तो क्या होगा?
डिपेंड करता है तीन अलग अलग सिचुएशन से, तीन अलग अलग सिचुएशन से प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी वो बता रहा है। चलो सबसे पहले सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जब स्पेसिफिक गुड्स की सेल की बात चल रही है, कौन से गुड्स की? स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स आपको याद है क्या होते हैं? जब स्पेसिफिक गुड्स की डिलीवरी की बात चल रही है, द प्लेस ऑफ डिलीवरी विल बी प्लेस एट विच गुड्स आर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा उस वक्त गुड्स जिस जगह पर थे उस वक्त क्या होगा, उस जगह पर डिलीवरी ली जाएगी। ठीक है, ये प्लेस ऑफ डिलीवरी हो गई। अब बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल यानी आज गुड्स आइडेंटिफाई कर दिए स्पेसिफिक गुड्स हैं, बट सेल किसी और दिन होगा, यानी प्रॉपर्टीज टू ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। आज कॉन्ट्रैक्ट किया पर प्रॉपर्टी किसी और डेट पे ट्रांसफर होगी। तो प्लेस एट विच गुड्स आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो सेल करने का, उस दिन जहां पर गुड्स हैं, जिस प्लेस पर गुड्स हैं, वहीं पे क्या माना जाएगा? वहीं पे डिलीवरी होगी। ठीक है, ये कहा जाता है अगर एग्रीमेंट में कुछ और नहीं लिखा तो। ठीक है, एक और चीज है एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स। एग्रीमेंट टू सेल है और गुड्स भी फ्यूचर गुड्स है, यानी गुड्स आर टू बी एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो अब उसमें क्या होगा? गुड्स की डिलीवरी की प्लेस क्या होगी? गुड्स की डिलीवरी की प्लेस वो होगी द प्लेस वेयर गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड। जहां पे वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने वाले हैं या एक्वायर होने वाले हैं, उस जगह पर ही डिलीवरी करनी चाहिए। वहीं पे सेलर बायर को हाथ में गुड्स देगा। ये क्या, अगर कॉन्ट्रैक्ट से नहीं पता चलता, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा, तो ये प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी, नहीं तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो मानी जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 बताता है सेलर इज बाउंड टू सेंड गुड्स टू द बायर बाय कॉन्ट्रैक्ट बट नो टाइम फिक्स्ड। क्या बोलता है? सेलर को बाउंड है, कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है कि सेलर जो है वो बायर के घर तक गुड्स भेजेगा। सेलर हैज टू सेंड गुड्स टू द बायर्स प्लेस। प्लेस ऑफ डिलीवरी बायर का घर हो गया। ठीक है, बायर का घर या उसका शॉप, बायर की प्लेस पे डिलीवरी होगी, सेलर वहां तक ले जाएगा, बट टाइम डिसाइडेड नहीं है कब करेगा। तो तब क्या करना पड़ता है? गुड्स आर टू बी सेंट विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। मैंने तुम्हें बताया अगर फ्रूट्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है तो रीजनेबल टाइम कुछ आवर्स हो सकता है, कुछ एक दिन हो सकता है, और अगर कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है तो रीजनेबल टाइम 15 टू 20 डेज 30 डेज हो सकता है। वो डिपेंड करता है केस टू केस। चलो, तो अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है कि सेलर को बायर के घर पे डिलीवरी करनी है, बट टाइम डिसाइडेड नहीं है, तो डिलीवरी विद इन रीजनेबल टाइम हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें जेठालाल का एग्जांपल ले लो। अगर आप तारक मेहता देखते हो तो जेठालाल की दुकान पे आते हैं लोग, टीवी खरीदते हैं और एड्रेस लिखवा के चले जाते हैं। तो उसमें ये एड्रेस लिखवाने का मतलब है कि डीम्ड है कि सेलर बायर के पास गुड्स भेजेगा, पर टाइम नहीं लिखे होते कितने दिन में भेजेगा। तो जेठालाल को विद इन रीजनेबल टाइम डिलीवरी करनी पड़ती है टू द बायर। ठीक है, चलो अब सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 बोलता है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी और सिंबलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक डिलीवरी ऑफ चैप्टर यूनिट 1 में पढ़ चुके हो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स विच आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। पोजेशन किसके पास है? एक्चुअल पोजेशन थर्ड पार्टी के पास है, और डिलीवरी हो जाती है बाय एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, यानी क्या होता है, एक मान लो क्या है, एक वेयर हाउस वाला है, उसके पास पोजेशन है, सेलर ने क्या किया, गुड्स सेल कर दिए, और अब डिलीवरी कैसे कर दी? सेलर ने क्या बोला, वेयर हाउस वाले को कॉल करके बोला या मैसेज करके बोला कि अब जो तुम गुड्स होल्ड कर रहे हो, यू आर होल्डिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, यानी बायर। और फिर वो क्या करता है, जिसके पास एक्चुअल पोजीशन है, वो एक्चुअल पोजीशन किसके पास है? एक्चुअल पोजीशन है वेयर हाउस वाले के पास। वो एक्नॉलेज करता है बायर को, व्हेन पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स एक्नॉलेजेस टू बायर दैट ही इज होल्डिंग गुड्स ऑन हिज बिहाफ, तब गुड्स की डिलीवरी मानी जाती है। ठीक है, बट सिंबलिक डिलीवरी में क्या होता है? डिलीवरी पोजीशन थर्ड पार्टी के पास होती है, पर डिलीवरी के एक्नॉलेजमेंट से होती है? नहीं, सिंबलिक डिलीवरी में डिलीवरी होती है बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टोकन एज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ट्रांसफर ऑफ टोकन एज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, रेलवे वालों को आपने कैरिज के लिए दे दिया, और रेलवे रिसीट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी एनी डॉक्यूमेंट विच हैज द अनकंडीशनल राइट ऑफ रिसीविंग द गुड्स। तो रेलवे रिसीट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करके जब आप डिलीवरी करते हो, तो जो एक्चुअल पोजीशन में होता है, जिसके पास एक्चुअल पोजीशन होता है, ही उसको एक्नॉलेज नहीं करना पड़ता बायर को कॉल करके कि मैं आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड करता हूं। ठीक है, क्योंकि रेलवे रिसीट पे राइट टू रिसीव गुड्स होता है, रेलवे रिसीट दिखाओगे तुम्हें गुड्स मिल जाएंगे। तो एक्नॉलेजमेंट सिंबलिक डिलीवरी में जरूरी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में जब एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी तब डिलीवरी मानी जाएगी, और सिंबलिक डिलीवरी में जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा तब डिलीवरी मान ली जाएगी। ठीक है, चलो, एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं होती सिंबलिक डिलीवरी में।
सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 बोलता है डिमांड डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी। डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी यानी बायर अगर डिलीवरी डिमांड कर रहा है या सेलर डिलीवरी अटेम्प्ट कर रहा है यानी टेंडर कर रहा है, डिलीवरी देने आ रहा है, दोनों शुड बी मेड एट रीजनेबल आवर। अगर बायर के पास लायबिलिटी है टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, जैसा ऊपर पड़ा था, अगर ऐसा है तो बायर रात के 3 बजे कॉल करके नहीं बोल सकता कि अभी डिलीवर करो, ठीक है, रीजनेबल आवर में कॉल करना चाहिए। और अगर अगर टेंडर करना है यानी सेलर को डिलीवरी करनी है, तो सेलर रात के 3 बजे जाके बायर का दरवाजा नहीं खटखटा सकता कि अभी डिलीवरी ले लो। तो बोथ डिमांड एंड टेंडर ऑफ डिलीवरी शुड बी मेड एट रीजनेबल आवर, ठीक है। उसके बाद बोलता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 5। सेक्शन 36 सबसेक्शन 5 बोलता है एक्सपेंस ऑफ पुटिंग गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, expense of putting goods into deliverable state are to be borne by a seller in the absence of any contract to contrary। 1 लाख में आपने गुड्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने बोला कि मुझे गुड्स में ये चेंज करवा के देना, तो ये क्या है, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ये चेंज करवाना पड़ता है। तो अब जो बायर है वो क्या 1 लाख के ऊपर वो चेंज करवाने का पैसा देने के लिए भी लायबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ऊपर का पैसा बायर देगा तो वो माना जाएगा, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो जो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करने का एक्सपेंस है वो सेलर बॉर्न करेगा। चलो अब आता है सेक्शन 37। सेक्शन 37 बोलता है रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर्ड। सेक्शन 37 क्या बोलता है, रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर्ड। देख लेते हैं क्या बोलता है। सिचुएशन ऑप्शन विद बायर, इसमें बोलता है अलग अलग सिचुएशन में बायर के पास क्या क्या ऑप्शन है वो बताते हैं। सेलर ने क्या किया, गलत क्वांटिटी डिलीवरी भेज दी बायर के पास, तो अलग अलग सिचुएशन में बायर के पास क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है डिलीवरी ऑफ लेस क्वांटिटी देन कॉन्ट्रैक्टेड। क्या बोलता है, जो सेलर है वो बायर के पास क्वांटिटी कितनी भेजता है, कम, यानी 1 लाख पीसेस का ऑर्डर दिया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 1 लाख पीसेस का कॉन्ट्रैक्ट था, 50,000 पीसेस भेज दिए यानी कम क्वांटिटी भेजी। तो अब सेलर के पास बायर के पास 2 राइट होते हैं। उसके पास गुड्स आ गए, या तो वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दे और सारे गुड्स लौटा दे, या तो जो 50,000 पीसेस उसको डिलीवर हुए हैं वो एक्सेप्ट कर ले। पेमेंट अब रेट किस पे रेट पे पेमेंट होगी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट रेट पे पेमेंट की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या होता है, अगर 1 लाख गुड्स के लिए 1 लाख रुपए थे तो 50,000 गुड्स पे 50,000 रुपए, ठीक है, तो वो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट रेट के बेसिस पे पेमेंट कर दी जाएगी, ये बोलता है लॉ, ठीक है। तो अगर वो रिफ्यूज करता है तो कुछ भी एक्सेप्ट ना करे, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो डिलीवर्ड क्वांटिटी यानी 50,000 पीसेस एक्सेप्ट कर ले और कॉन्ट्रैक्ट रेट से पे कर ले, यानी 1 लाख गुड्स के लिए अगर 1 लाख रुपए पे करना था तो 50,000 पीसेस के लिए 50,000 पे कर दे और गुड्स की डिलीवरी ले ले। चलो दूसरा बोलता है डिलीवरी ऑफ लार्जर क्वांटिटी देन कॉन्ट्रैक्टेड। लार्जर क्वांटिटी यानी लार्जर क्वांटिटी 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 1.5 लाख पीसेस लेके पहुंच गया। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास कि पूरे के पूरे 1.5 लाख गुड्स एक्सेप्ट कर लो, पूरे 1.5 लाख पीसेस एक्सेप्ट कर लो और कॉन्ट्रैक्ट के रेट पे कर दो। अगर 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 लाख रुपए में था, तो 1.5 लाख पीसेस भेज दिए उसने, तो 1.5 लाख के पीसेस के लिए 1.5 लाख रुपए बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से, उतना दो और पूरी डिलीवरी ले लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, 1 लाख पीसेस ले लो और 50,000 जो एक्सेस डिलीवर्ड है वो रिफ्यूज कर दो कि ये नहीं लूंगा। इस केस में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि पूरे 1.5 लाख रिफ्यूज कर दो, क्यों, क्योंकि तुम्हें 1 लाख चाहिए थे, कॉन्ट्रैक्ट था, उतना तो वो लाया है ना, तो पूरा रिफ्यूज नहीं कर सकते। चलो इसके बाद डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स मिक्स्ड विद अदर गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। अब तुमने क्या है, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तुमने क्या किया था, 2 अलग अलग टाइप के मैंगोज मंगाए थे, ठीक है, तुमने एक टाइप का मैंगो मंगाया था, एक टाइप का मैंगो बनाया था, उसने क्या किया, 2 अलग अलग टाइप के मैंगोज भेज दिए मिक्स करके, अलग भी नहीं कर सकते, देखने में समझ भी नहीं आता, गुड्स अलग नहीं हो सकते, अलग अलग डिस्क्रिप्शन के गुड्स मिला के भेज दिए तुमको। तुम्हारे पास राइट क्या है, पूरे के पूरे गुड्स रिजेक्ट कर लो, पूरे के पूरे गुड्स रिजेक्ट कर दो क्योंकि दूसरे गुड्स के साथ मिक्स करके भेज दिए तुमने, नहीं चाहिए मुझे। दूसरा राइट है कि जो तुमने टाइप ऑफ गुड्स मंगाए थे वो एक्सेप्ट कर लो और बाकी रिजेक्ट कर लो। अगर जो टाइप ऑफ मैंगो तुमने मंगाए थे वो वाले टाइप ऑफ मैंगोज रख लो और बाकी रिजेक्ट कर लो, या सारे गुड्स रिजेक्ट कर लो अगर उसने मिक्स करके बाकी गुड्स के साथ भेज दिए हैं और वो जो मिक्स किया वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के गुड्स के साथ मिक्स किए, ठीक है। चलो तो ऑल दीज प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू एनी कस्टम यूजेज ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टी। ये जो तीनों हमने चीजें पढ़ी, ये सारे जो चीजें हमने पढ़ी, यहाँ पे स्टार लगा, यहाँ स्टार लगा, यहाँ पे स्टार लगा, स्टार के बारे में कहा गया। लेस क्वांटिटी डिलीवर कर दी, ज्यादा क्वांटिटी डिलीवर कर दी, गुड्स को किसी और डिस्क्रिप्शन के गुड्स के साथ मिक्स करके डिलीवर कर दिया। इन तीनों चीजों में क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये सारा बता रहा है। पर ये सब चीजें आर सब्जेक्ट टू एनी कस्टम यूजेज ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग, यानी
अगर मार्केट का कस्टम कुछ और बोलता है तो इस लॉ के ऊपर वो कस्टम प्रिवेल करेगा। अगर मार्केट का यूजेज ऑफ ट्रेड कुछ और बोलता है तो वो यूजेज ऑफ ट्रेड प्रिवेल करेगा, ये प्रोविजंस प्रिवेल नहीं करेंगे बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड। यानी या एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिख दिया, एग्रीमेंट में लिख दिया कि 1 लाख गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है पर अगर 1.5 लाख गुड्स भेजे तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो करने पड़ेंगे, फिर ये नहीं माना जाएगा। और एनी कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी, अगर पिछले कोर्स ऑफ डीलिंग से कुछ डिटरमाइन होता है तो वो माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक मार्केट है, उस मार्केट में ये क्या है, उस मार्केट का कस्टम यूसेज ऑफ ट्रेड है, कस्टम है कि अगर आप 1 लाख गुड्स के ऑर्डर देते हो और सेलर कम डिलीवरी भी कर देता है, कम क्वांटिटी डिलीवर करता है तो भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये उस मार्केट का यूजेज ऑफ ट्रेड है, सब ऐसा ही करते हैं। कम डिलीवरी कर दिया तो रिफ्यूज करने का राइट नहीं आता बायर के पास, ऐसा लॉ नहीं बोलता है, ऐसा उस मार्केट का यूजेज ऑफ ट्रेड बोलता है। तो अगर आप उस मार्केट से गुड्स खरीद रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और 1 लाख की जगह आपको 20,000 पीसेस डिलीवर करने आता है तो लॉ बोलता है रिफ्यूज कर सकते हो, बट कस्टम ऑफ ट्रेड क्या बोलता है, कस्टम यूजेज ऑफ ट्रेड क्या बोलता है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या प्रिवेल करेगा, कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड प्रिवेल करेगा, आपको 20,000 पीसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये बात समझने की थी, हमने समझ ली, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है, यूजेज ऑफ ट्रेड में कुछ और लिखा है, कोर्स ऑफ डीलिंग से डिटरमाइन करता है तो वो उसके जो कोर्स ऑफ डीलिंग्स है, कस्टम है, यूजेज ऑफ ट्रेड है, वो प्रिवेल करेगा, लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब सेक्शन 38 क्या बोलता है, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज अनलेस एग्रीड बाय कॉन्ट्रैक्ट। बायर को इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेना जरूरी नहीं है, अगर बायर नहीं चाहता इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेना तो ही इज नॉट लायबल टू रिसीव द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट अनलेस एग्रीड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो चलो तो क्या बोलता है सेक्शन 38, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज अनलेस एग्री बाय कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के बारे में नहीं बोला गया तो बायर के पास कोई जरूरी नहीं है कोई इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक्सेप्ट करे, वो रिफ्यूज कर सकता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक साथ डिलीवरी दो, ठीक है। चलो सेक्शन 39 बोलता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, डिलीवरी टू कैरियर फॉर ट्रांसमिशन इज ट्रीटेड एज डिलीवरी टू बायर। अगर सेलर कैरियर यानी ट्रांसपोर्ट वाले को डिलीवरी दे देता है फॉर ट्रांसमिशन टू बायर, सच डिलीवरी टू कैरियर इज ट्रीटेड एज गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर। मान लिया जाता है गुड्स बायर को डिलीवर हो गए, ये है दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखिया जब तक बायर के हाथ में गुड्स नहीं आएंगे तब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, तो फिर नहीं मानी जाएगी। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा, जब कैरियर को गुड्स दे दिए तब डिलीवरी कंप्लीट हो गई। चलो इसके बाद आता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 बोलता है लायबिलिटी ऑफ डेटोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट फॉल्स ऑन बायर। क्या बोलता है, अगर ट्रांजिट में रास्ते में गुड्स खराब हो जाते हैं तो उसकी लायबिलिटी किसकी है, बायर की। कब होती है उसकी लायबिलिटी, दो कंडीशन फुलफिल करने के बाद। पहला, गुड्स आर डिलीवर टू डिस्टेंट प्लेस, यानी बहुत दूर डिलीवर कर रहे हो, सेलर के प्लेस से बायर का प्लेस बहुत दूर है, डिलीवरी बहुत लंबे क्या कर रहे हैं, रास्ते को तय कर रही है, बहुत दूर डिलीवरी कर रहे हो। और जो डिटेरिएशन है वो ड्यू टू कोर्स ऑफ ट्रांजिट है, यानी रास्ते के कारण, यानी इतना लंबे रास्ते के कारण गुड्स में किसी भी प्रकार का लॉस होता है, कुछ भी डेटेरिएशन यानी खराब होता है, सड़ जाते हैं गुड्स, ऐसा कुछ भी होता है ड्यू टू डिले, इतना लंबा डिलीवरी के टाइम के कारण कुछ भी नुकसान होता है, तो वो कौन भरेगा, बायर भरेगा, ठीक है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लायबिलिटी ऑफ डेटेरिएशन विल फॉल ऑन बायर इवन इफ सेलर हैड अग्रीड टू डिलीवर गुड्स एट हिज ओन रिस्क। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख दिया सेलर ने कि मैं इतना दूर गुड्स डिलीवर करूंगा और रिस्क भी मैं उठाऊंगा डेटेरिएशन का, फिर भी रिस्क किसका होगा, बायर ही होगा, लॉस कौन झेलेगा, बायर ही झेलेगा, ऐसा लॉ कहता है। यानी अगर आपने अग्री कर लिया, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेलर ने अग्री करके भेजा था कि इतना लंबा दूर गुड्स मैं डिलीवर करूंगा और रास्ते में खराब हो गए तो मेरी जिम्मेदारी, तो भी जिम्मेदारी किसकी होती है, बायर की ही होती है। भले सेलर बोल दे मेरी जिम्मेदारी मत मानना, लॉ बोलता है बायर की जिम्मेदारी, बायर की जिम्मेदारी। कब, जब गुड्स बहुत दूर डिलीवर हो रहे हो और जो डेटेरिएशन होता है वो दैट इज इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, यानी रास्ते में, रास्ते की वजह से गुड्स खराब होते हैं। चलो इसके बाद आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 बोलता है इफ बायर हैड नॉट एग्जामिन्ड गुड्स अर्लियर। सेक्शन 41 बहुत प्यारी सी बात बोलता है, बायर ने गुड्स एग्जामिन नहीं किए थे पहले तो बायर इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स until he has opportunity of examining goods on delivery। अगर गुड्स पहले एग्जामिन नहीं किए हुए तो जब तक गुड्स बायर एग्जामिन नहीं कर लेता तब तक ये नहीं माना जाएगा कि डिलीवरी हो गई है, जब तक उसको एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, कैरियर को गुड्स दे दिए यानी बायर गुड्स डिलीवर हो गए,
बट उसमें अगर बायर ने एग्जामिन नहीं किए थे गुड्स पहले और अब उसको एग्जामिन करना बाकी है, तो हमने आप क्या किया, कैरियर गुड्स दे दिए, तो बायर को डिलीवरी हो गए? नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी अभी तक बायर को नहीं मिली। तो जब तक उसको एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक नहीं माना जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गए। चलो ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 44, क्या बोलता है? इफ बायर हैज राइट टू रिजेक्ट गुड्स, it is sufficient that he intimates seller about rejection. Buyer is not bound to send them back to seller. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ज्यादा क्वांटिटी भेज दी, कम क्वांटिटी भेज दी, गुड्स को मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूं। बहुत सारे राइट में बायर, बहुत सारे केसेस में बायर के पास राइट होता है टू रिजेक्ट द गुड्स। तो रिजेक्ट कैसे कर रहा है? उसने घर भेजे, मैंने रिजेक्ट कर दिया, वापस उसको भेज रहा है? नहीं। इफ बायर हैज राइट टू रिजेक्ट गुड्स, इट इज सफिशिएंट दैट बायर इंटीमेट सेलर अबाउट रिजेक्शन। बायर ने कॉल करके सेलर को बोल दिया कि मैं गुड्स रिजेक्ट कर रहा हूं। बायर इज नॉट बाउंड टू सेंड द गुड्स बैक टू सेलर। बायर को ऐसा नहीं है कि सेलर के घर पे जाके दे आने पड़ेंगे, कॉल करके बोल दो मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, और क्या करेगा, सेलर खुद आके गुड्स उठा के ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेलर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आके ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। और अगर बायर को कोई लॉस होता है किसकी वजह से, अगर गुड्स सेलर 10 दिन बाद गुड्स वापस ले जा रहा है, तो जो 10 दिन बायर ने गुड्स अपने पास रखे उसकी वजह से अगर बायर को कुछ लॉस हुआ तो वो भी सेलर उसको भर के देगा। लॉस टू बायर ड्यू टू सेलर्स निग्लेक्ट टू टेक बैक द गुड्स, अगर सेलर निग्लेक्ट करते हैं गुड्स को वापस ले जाने में तो उसकी वजह से अगर बायर को कुछ लॉस होता है वो भी सेलर बायर को भर के देगा। और जो भी बायर ने एक्सपेंसेस किए होंगे टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, कस्टडी में गुड्स का ध्यान देने के लिए जो गुड्स खर्चा किया होगा बायर ने जब तक सेलर आके वापस ले नहीं जाता, उस खर्चे को भी सेलर बायर को भर के देगा। यानी seller is liable to buyer for any expenses of buyer for care and custody of goods। ठीक है, ये आपके यानी यूनिट खत्म हो जाती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अनपेड सेलर का रिवीजन। चलो, अगर आपको ये रिवीजन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम इसमें हम अब क्या करने वाले हैं, हम सीए फाउंडेशन लॉ के सारे रिवीजन लेक्चर्स इस चैनल पे आने वाले हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल जैसे आप आगे की वीडियोस मिस ना करें। चलो बाय बाय, गुड डे।